अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। और जैसे कि आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की प्रीलियम पेपर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं, यानी जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के और कॉलेजेस के जो प्रीलियम पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आज के दिन हम लोग बात करेंगे सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है फॉर वुमेन। इनके एमसीक्यूज मैंने सुना है काफ़ी लगते हैं, मुझे इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आज हम इनके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन कर लिया ताकि हमें देखने में आसानी रहे। आइए चलिए डायरेक्ट फॉर हम लोग एमसीक्यूज पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यू पूछा हुआ है, विच एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट। देखिए एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर कि विच एनर्जी सीक्वेंस और ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट, इसमें से कौन सी सीक्वेंस या एनर्जी सीक्वेंस ऑर्बिटल्स की करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर 2s 4p और 3d लिखा हुआ है, तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए चार्ट पता हो जो है 1s 2s, फिर उसके बाद है 3s 4s, फिर है 5s, फिर उसके बाद है 6s और फिर 7s, फिर उसके बाद 2p और फिर उसके बाद 3p 4p, फिर उसके बाद है 5p, फिर 6p और फिर 7p। फिर इस तरह से हमारे पास है 3d 4d, फिर है 5d, फिर उसके बाद है 6d और फिर 7d, फिर यहाँ पे आता है 4f, फिर आता है 5f और फिर 6f। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट आंसर पता है इसका, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ किस तरह से करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो 1s आता है, 1s। अब हमारे पास 1s आता है, 1s तो हमने हटा दिया, सही ना, 1s यहाँ पे कहीं है ही नहीं। उसके बाद 2s है, 2s यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 2s के बाद क्या आएगा, 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा। तो यहाँ पे चलो ये भी मान लेते हैं 3s, 3p के बाद 4s आएगा, फिर 4s के बाद आएगा 3d, 3d के बाद आएगा 4p, 3d के बाद आएगा 4p। यहाँ पर उन्होंने एक गलती करी है, गलती क्या उन्होंने दिया हुआ ही गलत है। वो गलत क्या दिया हुआ है, आपको जानबूझ के तंग किया हुआ है। वो ये कि 4p पहले दिया है, 4p बाद में आता है, 4p पहले दिया और 3d बाद में दिया, ये सीक्वेंस गलत है। अच्छा 4p के बाद क्या आएगा, 4p के बाद आएगा 5s, ये तो सही है। और फिर 4p 5s के बाद 3d नहीं आएगा, 3d तो पहले आना चाहिए, इसलिए ये वाली सीक्वेंस भी गलत हो गई। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है 5d फिर 6p, तो ये देखें 5d 6p और 7s, ये वाली सीक्वेंस बिल्कुल लाइन मारी है, 5d 6p और ये 7s लिखा है, तो ये वाली सीक्वेंस बिल्कुल लाइन मारी, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे लिखा हुआ है 3p 3d 4s, 3p के बाद आएगा 4s फिर आएगा 3d, इसलिए ये सीक्वेंस भी गलत है। 3p के बाद आएगा 4s फिर आएगा 3d, तो ये वाली सीक्वेंस भी गलत है। हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोटीन, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन होता है। तो देखें एक जो बड़ा अंडा होता है उस बड़े अंडे के अंदर होता है 6 ग्राम प्रोटीन, सही ना। जो बड़ा अंडा होता है उसके अंदर कितने प्रोटीन होता है भाई, बड़े अंडे के अंदर होता है 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम प्रोटीन होता है बड़े अंडे के अंदर, जबकि काउ मिल्क के अंदर 8 ग्राम प्रोटीन होता है एक सर्विंग के अंदर। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा काउ मिल्क जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे बोले अनदर नेम ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का एक और नाम क्या है। ग्लूकोज का एक और नाम, देखिए ग्लूकोज का जो एक और नाम है ना वो है डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस के नाम से भी इसको पुकारते हैं। हमारे पास जो है डेक्सट्रोस यहाँ पर राइट आंसर होगा। माल्टोज अलग है, मैनोज अलग होता है, फ्रक्टोज अलग होता है। आगे लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट स्ट्रॉन्शियम इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द टू एलिमेंट्स नेम। जो बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्शियम जो है वो बेसिकली एक मिडिल एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसका अर्थमेटिक मीन होगा। अगर स्ट्रॉन्शियम को आपके बारे में बताओ, स्ट्रॉन्शियम ग्रुप 2a से बिलोंग करता है, स्ट्रॉन्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2a से। ये मार्कर थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। अब देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2a से, स्ट्रॉन्शियम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर आपको ग्रुप 2a के एलिमेंट्स पता हो तो पहले आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम और फिर आता है फिर बेरियम, फिर आता है रेडियम। तो अगर आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्शियम है वो सैंडविच है कैल्शियम के दरमियान में और बेरियम के दरमियान में, तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि कैल्शियम और बेरियम का आप एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो स्ट्रॉन्शियम आएगा, यानी कि कैल्शियम एंड बेरियम इज द राइट आंसर। आगे बोल रहे हैं द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट।
हमने एक ऐसा वो बताना है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बताना है जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, तो यहाँ पर Cu के अंदर नहीं होगा, Cu के अंदर होगा, Cu के अंदर होगा। एक तो देखना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। Cu के अंदर यहाँ पर CuNH3 4 ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन सही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सही है। अच्छा पहले ये भी देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन भी सही है भाई। यहाँ पर ये दो ऑप्शन सही हैं। इन्होंने ना एक गलती करी हुई है, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं इत्तेफाक से। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है आपको बताता हूँ। यहाँ पे CN जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखता है। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 फिर +4, यहाँ पर +4 -6, यहाँ पे लिखा हुआ है K4 उसके बाद Fe और उसके बाद लिखा हुआ है CN, साथ में लिखा हुआ है 6। अब देखें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो +4 हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe का हमने मालूम करना है और साइनो का है -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, +4 -6 हो जाएगा -2, तो -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 होगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए ये तो राइट आंसर हो नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ पे NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे +3 इसको बैलेंस करने के लिए। अब आते हैं जरा यहाँ पे थर्ड वाले भी देखते हैं। थर्ड वाले के अंदर लिखा हुआ है N निकेल, साथ में लिखा हुआ है इथाइल इंडामाइन, उसके बाद लिखा हुआ है CO और साथ में लिखा हुआ है ट्वाइस। तो अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये जो इथाइलिन डायमाइन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है, इसलिए निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे 0 ही होगा। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा, इसलिए ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये ऑप्शन ए भी कैसे राइट आंसर है। ऑप्शन ए के अंदर कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर के साथ में अमाइन लिखा हुआ है CuNH3 और फिर वो 4 मरतबा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो अमाइन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे Cu + 0 = 0, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ठीक है, तो इसमें आप समझ लें कॉलेज वालों की गलती है कि उन्होंने सही से इसको चेक नहीं किया, ऐसे ही दे दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, तो वो है रेडॉन। रेडॉन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता ही नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा लिगेंड ऐसा है जो कि चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए लिगेंड का पॉलीडेंटेट लिगेंड होना ज़रूरी है, यानी कि चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए सिर्फ पॉलीडेंटेट लिगेंड ही क्या कर सकता है, चिलेट बना सकता है, वो चिलेटिंग एजेंट कहलाता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है। अब यहाँ पर जो वाटर है ये मोनोडेंटेट है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अमोनिया भी मोनोडेंटेट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। मिथाइल अमाइन भी मोनोडेंटेट है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। डाई मिथाइल ग्लाइकोजेन जो है वो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। मैक्सिमम अबंडेंस ऑफ प्रोटियम इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस इज, जो हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर प्रोटियम की अबंडेंस कितनी है, तो प्रोटियम की अबंडेंस है 99.98%, ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ड्यूट्रियम और ट्राइटियम पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, ना होने के बराबर। आगे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर हम देखें तो लिथियम का साइज छोटा है, तो यह हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा है लेकिन पोटेशियम से छोटा है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अब पोटेशियम और कैल्शियम दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन बात यह है कि कैल्शियम का साइज पोटेशियम के मुकाबले में कम होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि पोटेशियम का साइज कैल्शियम से बड़ा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दी फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो पायरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा भी कोई और एलिमेंट मौजूद हो, जैसा कि पायरिडीन के रिंग में कार्बन एटम के अलावा भी और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये आप ये समझ लें कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसके रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं। टॉलिन के भी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं, लेकिन बाहर CH3 आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोबेंजीन के अंदर भी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ये होमोसाइक्लिक है। बाकी जो पायरिडीन है ये हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला पूछा है। चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है? चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है? पायरेक्स ग्लास कंटेन्स, जो पायरेक्स ग्लास है उसके अंदर क्या मौजूद होता है? पायरेक्स ग्लास के अंदर बोरेक्स मौजूद होता है, सही ना। पायरेक्स ग्लास के अंदर बोरेक्स मौजूद होता है, वो आगे जाके तभी बोरॉन, वो बेसिकली बोरॉन सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है पायरेक्स ग्लास। उसमें कार्बाइड्स नहीं होते हैं, नाइट्रेट्स नहीं होते, सिलिकेट्स तो होते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है बोरेक्स, सही ना। बोरॉन की वजह से ही वो पायरेक्स ग्लास बन पाता है, क्योंकि सिलिकेट्स तो ऑर्डिनरी ग्लास में भी होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, अ मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। एक मेटल ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर। देखिए मेटल ऑक्साइड के नाम से तो ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड के नाम से ज़रूर है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है वो थर्माइट कहलाता है। जैसे Fe2O3 है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इनका जो मिक्सचर होता है ये पूरा मिक्सचर कहलाता है थर्माइट। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास Al2O3 फॉर्म होता है और आयरन अलग हो जाता है और साथ में हीट रिलीज होती है। इस वजह से इस प्रोसेस को, हीट के रिलीज होने की वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। और एक और बात कि इस प्रोसेस में इतनी हीट रिलीज होने की वजह से इसको हम वेल्डिंग के पर्पज के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेसाइट इज, मैग्नेसाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है MgCO3। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, जिंक की डिपोजिशन किस पे करना? आयरन पे करना, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। वार्निश जो है वो बेसिकली टाइप है पेंट्स की, पेंट्स की एक टाइप है वार्निशेस, ठीक है ना, पॉलिशेस जिसको कहा जाता है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है? टेफ्लॉन तो आप समझ लें, टेफ्लॉन बनाई जाती है, टेफ्लॉन बैंडेज और टेफ्लॉन की रस्सी आती है। पॉलीथिन भी बनाया जाता है, प्लास्टिक बैग्स, विनाइल क्लोराइड भी बनाया जाता है, जिससे PVC बनाए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है वो तो गोश्त के अंदर और अंडे के अंदर और दूध के अंदर नेचुरली तौर पे पाया जाता है, तो प्रोटीन इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। और बाकी अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे मैं आपको पेपर की एक झलक दिखा देता हूँ, सुकून सुकून से आप इसको देख लें। लेकिन बात यह है, बस इतना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद नीचे है ही नहीं। है। अरे बाबा देख लो देख लो देख लो देख लो, इसके नीचे क्या मौजूद है वो देख लो, क्योंकि सॉल्व तो मैं नहीं करवा सकता इसको, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आज के दिन आपको फ़िलहाल यहाँ पे ही छोड़ता हूँ स्टूडेंट्स। और आज के दिन हमने सेंट लॉरेंस कॉलेज के MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वाले MCQs समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मतलब मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।